जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 10 का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय, इस चैप्टर से हम लोग जितना भी एमसीक्यू प्रश्न बनने वाले हैं इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तो 2026 में आप लोग को जो बोर्ड के एग्जाम देना है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट में 20 में 20 आप लोग एमसीक्यू प्रश्न इस चैनल से आप लोग एकदम कर ले जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में 20 नंबर का आप लोग का एमसीक्यू प्रश्न आने वाला है। तो हम लोग इस चैनल पे हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज सिर्फ एमसीक्यू प्रश्न कराने वाला है। अगर आप लोग इसको पूरा देख लेते हैं तो आप लोग का 20 नंबर यहीं से फिक्स हो जाएगा। तो ये यूरोप में राष्ट्रवाद का ये पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 1 मैंने वीडियो पहले से डाल दिया और मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाकर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पार्ट 1 वाला वीडियो आप लोग देख लेंगे, क्योंकि मैंने उसमें 20 एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया और क्योंकि उसमें ही से आप लोग का इतिहास में प्रश्न पूछने वाला है और इसमें मैं आप लोगों को लगभग 35 प्रश्न कराऊंगा जो कि बहुत सारा इंपोर्टेंट है और वो कि जो पेपर में आप लोग को बार बार पूछा गया। तो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं और सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी में जालवेराइन संघ जर्मन सीमा शुल्क की स्थापना कब हुई थी। इसका आप कह रहा है कि एक जनवरी 1834 को, कि 2 मार्च 1834 को, कि 15 मई 1835 को, कि 20 अगस्त 1835 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, यानी कि 1 जनवरी 1834 को ये इसकी स्थापना किया गया था। ठीक, चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका ये रूसो है, ऑप्शन बी कर रहा है मॉन्टेस्क्यू, नेकर है कि दिदर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का रूसो। रूसो को आप लोग याद रखना, यानी कि रूसो का पुस्तक। देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि रूसो का पुस्तक क्या नाम है, तो सामाजिक अनुबंध। ठीक, चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि देखिए इसमें आप लोग पहले कथन दिया, इसके बाद आप लोग को इसमें कारण दिया है। ठीक, रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक, यानी जो रूसो था फ्रांस की क्रांति क्या था, वो अग्रदूत। अग्रदूत का मतलब क्या होता है, जन्मदाता, यानी कि ये पहला सही करा है। कारण क्या करा है, रूसो ने अपने बौद्धिक ज्ञान से लोगों को में ज्ञान प्रकाश फैलाया, यानी कि ये सही करा है, यानी कि इसका आप लोग पहला ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा क्या कर रहा है, चौथा कर रहा है इसमें हम लोग को मिलान कर, यानी निम्नलिखित ए और बी को, यानी कि इसमें आप लोग को मिलान करना है। अब बताइए कि सामाजिक अनुबंध का पुस्तक लेखक कौन है, इसने कौन लिखा था। ये हो जाएगा आप लोग का ये चौथा, यानी कि रूसो ने इसको लिखा था। ठीक, चलिए मैं आपको ये देखिए दूसरा बी वाला। बी कह रहा है कि 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी जर्मनी का चांसलर कौन था। तो इसका चांसलर कौन था, ये अब ये बिस्मार्क था। कौन था ये, यानी कि 1862 में जर्मनी का चांसलर कौन था, बिस्मार्क था। ठीक, तीसरा द स्पिरिट ऑफ ला पुस्तक, यानी ये पुस्तक का नाम है क्या है, द स्पिरिट ऑफ ला। ये पुस्तक लेखक कौन है, तो ये लेखक अब ये मॉन्टेस्क्यू। कौन है ये, मॉन्टेस्क्यू। देखिए ये पुस्तक का नाम आपको याद करना है, क्योंकि ये आप लोग कन्फर्म पूछ सकता है। 1871 में एकीकरण पूरा हुआ, कब, ये इटली में हुआ। कहाँ हुआ, इटली का, यानी कि इटली का 1871 में एकीकरण क्या हुआ, पूरा हुआ। देखिए इससे आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जैसे देखिए आपको ये पता होगा इटली का एकीकरण 1871 में। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को सामाजिक विषय में कैसे लिखना है उस पर मैं आप लोग एक वीडियो ला दूंगा और सिर्फ आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोग लॉन्ग वीडियो, चाहे आप लोग क्वेश्चन आता हो या उसका आंसर ना आता हो, उसको आप लोग लिखना एकदम आराम से जान जाएंगे। ठीक, चलिए हम लोग पांचवा देखते हैं। पांचवा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। पहला कह रहा है कि मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत अधिकार विवाह, ये सही कह रहा है। ठीक, द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये पुस्तक कौन लिखा है, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था, ये भी सही कह रहा है। ठीक, यंग इंग्लिश सोसाइटी, यानी कि ये मेजनी ने, ये भी सही कह रहा है। यंग, देखिए यंग यूरोप हो या यंग, ये सब क्या है, ये गैरिबाल्डी नहीं है, यानी कि यंग जो यूरोप है ये कौन लिखा था, ये मेजनी लिखा था। कौन, मेजनी से ये संबंधित है। ठीक, इसका यानी कि ये गलत कर रहा है, यानी कि ये इसका आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग छठवां देखते हैं। छठवां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन कथन सही नहीं है। ठीक, देखिए ऑटो वन बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था, ये तो सही कह रहा है। ज्यूसेपे मेजनी ने इटली में राष्ट्रवाद का अग्रदूत था, ये भी क्या है, सही कह रहा है। 1834 में मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना, ये भी सही कह रहा है। ठीक,
ये आप लोग देखिए, अगर आप लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रहेगा तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक। डी करेक्ट, नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को मजबूत किया, यानी कि ये गलत करें, ठीक। क्योंकि नेपोलियन देखिए, नेपोलियन ने प्रजातंत्र को नष्ट करके राजतंत्र वहां पे लाया था, ठीक। चलिए हम लोग 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां कह रहा है कि फ्रांस फ्रांस के क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? अग्रदूत मतलब जन्मदाता किसे कहा जाता है? रूसो को। ये आप लोग पार्ट 1 में आप लोग ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक। 8वां देखते हैं। 8वां है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 1789। ये आप लोग कंफर्म आएगा और ये आप लोग याद भी रहना जरूरी है, क्योंकि ये याद रहेगा तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग बना बना कर लिखने में आप लोग ये हेल्प होगा, ठीक। 9वां देखते हैं। 9वां प्रश्न कर रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली अभी वहां पे आया था, कौन था ये? मेजनी। कौन था? मेजनी। आप लोग ये याद रखना है कि क्योंकि देखिए, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इसको वीडियो को देखते रहेंगे तो आप लोग का जो छोटा छोटा ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये अगर यही याद रहेगा तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में बार बार कर रहा हूँ कि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आसानी से एकदम लिख पाएंगे। मैं आप लोग लिखने का तरीका आप लोग एकदम बताऊंगा, उस तरह एकदम आसानी से आप लोग लिखेंगे और आप लोग पूरा पूरा नंबर आप बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? फ्रांस से, कि भारत से, कि जर्मनी से, कि इटली से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ये फ्रांस से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां देखते हैं। 11 क्या कर रहा है भाई कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? इटली का एकीकरण, इटली देखिए, अब यहाँ से आप लोगों को सन भी याद होना चाहिए कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में, ठीक। देखिए कह रहा है कि किसके, यानी कि किसके कहने पे हुआ था? तो ज्यूसेपे गैरिबाल्डी कह रहा है, कि ऑटो वन बिस्मार्क, कि नेपोलियन, कि विलियम प्रथम? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ये गैरिबाल्डी। क्या हो जाएगा? गैरिबाल्डी। ज्यूसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक। चलिए 12वां देखते हैं। 12वां कह रहा है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? यानी कि रोम में हुआ था, कि इटली में हुआ था, कि ब्रिटेन, कि अमेरिका? तो इसका राइट आंसर है आप लोग ये इटली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इटली हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग 13 प्रश्न कर रहा है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई थी, सैन्य शासन की स्थापना हुई थी, गणतंत्र की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर आप लोग ये डी वाला गणतंत्र, ठीक। चलिए हम लोग 14वां प्रश्न देते हैं। 14वां प्रश्न क्या कर रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष? 1815 में, कि 1830 में, कि 1848 में, कि 1871 में? ठीक, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1848 में, ठीक। 15वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से? नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? ये फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का ये रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था, ठीक। 16वां देखते हैं प्रश्न। 16वां क्या कर रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण आप लोग को बताना है कि जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था, ठीक। इसको भी आप लोग कमेंट करके बताना है। तो ये नेपोलियन, की ऑटो वन बिस्मार्क ने, कि ज्यूसेपे, इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर हो जाएगा आप लोग का ये ऑटो वन बिस्मार्क ने, यानी ठीक। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां का रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था इसकी पराजय कब हुई थी? 1814 में, कि 1815 में, कि 1816 में, कि 1817 में? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 1815 में, ठीक। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18 कह रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? इटली से है, कि जर्मन से है, कि फ्रांस से है, कि ब्रिटेन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जर्मन से। आप लोग याद रखना है। जो ऑटो वन कहाँ कराने वाला था? ये जर्मनी कराने वाला था, ठीक। 1900 प्रश्न देखते हैं। 1900 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का सम्राट, प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? कैसर विलियम प्रथम को, कि विलियम द्वितीय को, कि फ्रेडरिक विलियम प्रथम, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग पहला, कैसर विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखेंगे तो उसमें आप लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादातर रिपीटेड होता है, और रिपीटेड क्वेश्चन को आप लोग को एकदम छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि उसको तो याद रखना जरूरी है। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राजा था? किस प्रकार का राजा था, सॉरी। असीमित राजतंत्र था, कि सीमित था, कि प्रजातंत्र था, कि गणतंत्र था? यानी कि ये असीमित राजतंत्र क्या था? ये असीमित राजतंत्र था, ठीक। 20वां देखते प्रश्न। 20वां ये होगा 20वां। 21वां देखते हैं। 21 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश
केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? ब्रिटेन था कि फ्रांस, जर्मनी की रूस? तो इसका राइट आंसर है आप लोग ये जर्मनी। ये आप लोग याद रखना है, ठीक। 22वां देखिए, 22वां का देखिए, ये सबसे ज्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आप लोग बहुत ही ज्यादातर पूछता है। निम्नलिखित में से जब फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो गए वो जाता है, ये कौन कहा था? ये आप लोग काउर बोले थे कि मेजनी ने बोला था कि बिस्मार्क ने कि मेटरनिख ने? इसका राइट आंसर है मेटरनिख, क्योंकि आप लोग को याद रखना है। और मान लीजिए कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है उसमें लिखा होता है मेटरनिख, अब समझिए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग उसमें लाइन ऐड करना, कुछ भी उसमें आप एकदम लिखते रहिए लेकिन बीच में लिख दीजिए कि मेटरनिख ने एक बहुत अच्छा कथन किया था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप सब हो जाता है। इसको आप लोग ऐड करेंगे, इसके बाद बाकी कुछ लिखते रहेंगे तो एग्जामिनर का सबसे ध्यान पहले इस पे जाएगा, और इस पे जाएगा तो पूरा नहीं देखेगा, बस देख लेगा कि नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, तो उस तरह से आप लोग नंबर दे देता है, ठीक। 23वां देखते हैं। 23वां प्रश्न कह रहा है कि ज्यूसेपे मेजनी ने द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था? यंग इटली था कि फ्रांस, यंग फ्रांस था कि यंग प्रसा था कि यंग जर्मनी था? ये यंग इटली था, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जर्मन संस्कृत में बोक्स जिस्ट का आशय था? राष्ट्र था कि संविधान था कि आम जनता की संसद? ये आम जनता के लिए कहा गया था, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जियुसेप्पे मेजनी का संबंध किससे था? इसको आप लोग एकदम बताना ही बताना है। कि इटली के एकीकरण से कि जर्मनी के कि इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से कि फ्रांस के राष्ट्रवाद से? तो इसका राइट आंसर है आप लोग ये इटली के एकीकरण से, यानी कि जियुसेप्पे जो मेजनी था वो इटली के एकीकरण से संबंधित था। चलिए हम लोग 26वां देखते हैं। वियना की संधि, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वियना की संधि कब हुई थी? 48 में कि 1815 में कि 1834 में कि 1900 में? इसका राइट आंसर है ये आप लोग का 1815 में वियना की संधि की गई थी। देखिए यहाँ पे ये आप लोग यानी कि वियना की संधि के लिए यहाँ आप लोग कहीं दे रहा होगा, ठीक। 27वां देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है? ठीक, शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है, शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है, शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। ये आप लोग का तीसरा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो डी है वो डी इसमें छूट गया है, वो नहीं है, लेकिन इसका देखिए आप लोग मेन यही मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ से ये जो सी वाला है ना, यहाँ से आप लोग ये निरंकुशवाद का जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है कि शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, यानी कि शासन होता है, उसे हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं, ठीक। चलिए हम लोग 28वां देखते हैं। 28 क्या कह रहा है कि उदारवाद से क्या तात्पर्य है? निजी संपत्ति का अभाव, कि राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्तियों को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, कुछ लोगों के हाथ में शासन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आप लोग, यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, उदारवाद का ये मतलब होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? फ्रांस की क्रांति के नेपोलियन का लक्ष्य का उदय, की जर्मनी के एकीकरण, की निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ये फ्रांस की क्रांति, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसे एक गुप्त संगठन यानी कि यूरोप संघ यंग यूरोप की स्थापना की गई थी? ये कौन किया था? मेजनी ने किया था। कौन किया था? मेजनी। वो मैथनी भी कहते हैं, इसको मेजनी भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरह 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया? गैरिबाल्डी ने किया था कि काउर ने कि मेजनी ने ये बिस्मार्क ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ये गैरिबाल्डी ने, ठीक। हम लोग 32वां देखते हैं क्या कर रहा है। निम्न में से वह कौन है जिसे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे महाशक्तियों से 1815 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा? कौन है? तो नेपोलियन बोनापार्ट था। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक। चलिए हम लोग आज का ये लास्ट देखते हैं प्रश्न। बस हम लोग यही 32 प्रश्न था, तो यहाँ से आप लोग को ये सारा वीडियो यानी कि सारा एमसीक्यू, यानी कि देखिए अगर आप लोग ये पार्ट 1 और पार्ट दोनों देख लेते हैं तो आप लोग का पहला चैप्टर आप लोग का रेडी हो गया, यानी कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर आप लोग का रेडी हो गया। अब हम लोग हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर देखेंगे, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद, भारत में
राष्ट्रवाद, इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।